हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था एंड oogenesis पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने कुछ उसमें डिफरेंस भी देखे थे और इसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, कहाँ से, कौन सी सेल से फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का। एंड oogenesis में हमने देखा कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, एग का। क्लियर। तो अब हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आगे मूव करते हैं जो कि है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारा पॉइंट अपना क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो आता है वो है एग इन अ ह्यूमन एग, ठीक है। सेकेंड वन जो इसका पार्ट है वो आएगा इसमें फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होंगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड वन इसमें आएगा क्लीवेज। फोर्थ इज ब्लेस्टुला। ब्लेस्टुला एंड गेस्टुला ये टाइप ऑफ सेल हैं। जब अ लॉट ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाती हैं तब क्लीवेज के टाइम पे ही बहुत सारी सेल्स जब फॉर्म होती हैं ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो ब्लेस्टुला होता है। और मैनी यानी 16 आउट ऑफ 64 जो 64 सेल होती है उससे भी जब ज़्यादा जब सेल हो जाती है वो हमारी गेस्टुला होती है, ठीक है, गेस्टुला सेल। और प्रोसेस होती है बेस्टुलेशन और उसके आगे वाली प्रोसेस होती है गेस्टुलेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्लेस्टुला। इसके बाद यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट में पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपने ह्यूमन जो डेवलपमेंट पढ़ोगे आपका इसमें यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, किस तरीके से इम्प्लांट हुआ है, ठीक है। एंड इसके आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इसमें एग को स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल का जो एग होता है वो इज़ कैसा होता है, इज होमोलिसीथल। कैसा होता है, इट इज़ अ होमोलिसीथल। आप इसको यहाँ पे आइसोलिसीथल भी बोल सकते हो, आइसोलिसीथल, ठीक है। होमोलिसीथल और आइसोलिसीथल का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो एग में जो होता है उसमें अमाउंट ऑफ यॉक तो कम होता है। जैसे सपोज यहाँ पे इस तरीके से एग हो गया तो यहाँ पे इसमें यॉक का जो अमाउंट है वो तो क्या होगा, कम होगा। अमाउंट ऑफ यॉक डिक्लाइन या डिक्रीज, ठीक है। वेयर एज जो साइटोप्लाज्म होगा, जो बहुत साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट होगा वो बहुत हाई होगा। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज हाई। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म कैसा होगा, हाई। तो वो उस टाइप का एग क्या कहलाएगा, ऐसा होमोलिसीथल और आइसोलिसीथल, ठीक है। एग, अब जो एग जो होता है, एग का जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 mm। क्लियर। इसका साइज कितना होगा, 0.1 mm होगा। इसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि एग, जैसे सपोज मैंने ये नॉर्मल सा भी एक एग बनाया, अभी मैंने इसमें यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी एक मेम्ब्रेन के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सराउंडेड बाय इट या सराउंडेड बाय अ एग, ठीक है, इट्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये कॉन्स्टिट्यूट होगी अ सम ऑफ टाइप ऑफ टिश्यूज या सेल से, आप कुछ सेल से बनी हुई होगी, ठीक है, या सेल आगे जाके जब फॉर्म हो जाएंगे देन वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इट्स कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। ये क्या कहलाती है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसके बाद जोना पेल्यूसिडा हो गई। इनसाइड ऑफ जोना पेल्यूसिडा, जो इनसाइड होता है जो जोना पेल्यूसिडा के, यहाँ पे ये वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, इट्स कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे क्या होती है, कोरोना रेडिएटा। ये वाली मेम्ब्रेन है, क्या है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये अभी हम इन मैमल की बात कर रहे हैं। तो मैमल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, वो क्या है, कंसिस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ टाइप ऑफ मास ऑफ सेल, ठीक है, इट्स कॉल्ड मतलब फॉर्म कर लेती है एक लेयर को, इस नेम इज अ जोना पेल्यूसिडा। बट अगर एक नॉन मैमल की बात करें तो वही आउटर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है, वो विटेलिन मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या कहते हैं उसको, विटेलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये नॉन मैमल के केस में है। इसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि इसकी जो अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन हो जाएगी इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, मैच्योर, मतलब एक सेकेंडरी oocyte का तो पूरा फुली मैच्योर हो चुका है इसमें, ठीक है। यहाँ पे इधर इसकी साइड एक न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ये साइटोप्लाज्म हो गया, जो कि अभी हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस हो गया।
आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से ऐसे करके सेल्स बनी हुई हैं, जो आपकी जो सेल्स किसको शो करती हैं ऐसा, ये होती है आपकी जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, ऐसे आप यहाँ पे देखोगे ये आउटर मेम्ब्रेन होगी जो कि जोना पेल्यूसिडा होगी, और इनसाइड द जोना पेल्यूसिडा इज कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा। इन मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो स्पर्म जो होता है वो उसको क्या करता है, ऐसा पेनिट्रेट करता है और एंट्री करता है इनसाइड द ओवम के। क्लियर? तो अभी आपको एग ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया, क्या क्या हमने पढ़ा कि एक तो ये होमोलिसिथल और आइसोलिसिथल होता है, इसके बाद हमने इसका साइज देखा, इन फीमेल में एग का साइज कितना होता है, उसके बाद हमने इसकी मेम्ब्रेन देखी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह जोना पेल्यूसिडा कहलाती है, और इनसाइड जोना पेल्यूसिडा के कोरोना रेडिएटा होता है। उसके बाद इसमें अंदर की साइड यहाँ पे एक प्लाज्मा लाइक, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, एंड इसके अंदर जो होगा हमारा न्यूक्लियस। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा, जो हमने देखा जो नॉन मैमल्स होते हैं, मैमल्स हमें पता है विच प्रोड्यूस अ यंग वंस, है ना, इट्स कॉल्ड अ मैमल्स, बट जो नॉन मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ यंग वंस बट दे फॉर्म अ या दे प्रोड्यूस अ एग। क्लियर? वो एग प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे किस में कंसिडर होते हैं एज अ नॉन मैमल्स में। तो बेटा उनके एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं वेटेलेट मेम्ब्रेन। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अब जो एक बात और देख लेना कि जो यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा ये वाली जो मेम्ब्रेन है और जो कोरोना रेडिएटा है, इसके बीच में जो एक स्पेस होगा, दिस इज कॉल्ड द प्री वेटेलियन स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? प्री वेटेलियन स्पेस। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजेशन, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन कॉज्ड होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन में हम काफ़ी स्टेप पढ़ेंगे, स्टेप के थ्रू हम देखते हैं इसमें किस तरीके से फर्टाइल होता है, एज अ फ्यूजन होता है ऑफ द मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट का। फर्स्टली इसमें जो हमें हेडिंग पढ़नी है या हेडिंग के अकॉर्डिंग ही हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे इंसेमिनेशन, ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड वन जो इसमें आएगी यहाँ पे हमारी कैपेसिटेशन, थर्ड जो होगी इसमें यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन। अब एक्रोसोमल रिएक्शन के टाइम पे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी आपने इनकॉम्पेटिबल इन नेचर पढ़ा है। ठीक है, और वैसे कॉम्पेटिबिलिटी मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो वो किस तरीके से कॉम्पैक्ट नेचर को शो करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इसमें आएगा हमारा यहाँ पे कॉर्टिसोल रिएक्शन, कॉर्टिसोल रिएक्शन। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमें इस फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़ने हैं। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्टली पहले हम समझते हैं इंसेमिनेशन को। इंसेमिनेशन क्या होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशंस के टाइम रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम द पेनिस इनटू द वेजाइना, मतलब पेनिस से जो सीमेन रिलीज हो रहा है और कहाँ जा रहा है, वेजाइना वाले रीजन में जा रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम पेनिस, या आप यहाँ पे इसको ट्रांसफर भी बोल सकते हो। ठीक है, देन ट्रांसफर इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ इंसेमिनेशन। ये 1 मार्क्स की आपके लिए डेफिनेशन या टर्म भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन दिस टर्म। आपको इस टर्म को डिफाइन करना होता है जिसमें आप बताओगे कि जो सीमेन रिलीज हो रहा है, और सीमेन रिलीज क्यों होगा, मैंने आपको बताया था। सपोज जैसे जो मेल में होता है वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट सिंगल होता है, जहाँ से फ्लो ऑफ यूरिन एंड फ्लो ऑफ स्पर्म का पैसेज एक ही है। अगर सपोज वहाँ से यूरिन उस टाइम पे पास हुआ एंड देन अगर उससे पहले सीमेन रिलीज नहीं हुआ, जैसे ही वहाँ से रिलीज हो रहे हैं स्पर्म, तो वो जो यूरोजेनाइटल जो ट्रैक है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। जब वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो वहाँ पे जो स्पर्म है उनको क्या कर लेगा, वो लाइसिस कर देगा, दैट मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो जितने स्पर्म मतलब जाने चाहिए, एक मीडियम के थ्रू पास आउट होने चाहिए, उतने नहीं हो पाएंगे और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो नेचर कैसा बन गया, एसिडिक। यूरिन ने उसको एसिडिक नेचर बना दिया। तो इसीलिए उससे पहले क्या रिलीज होता है, एज सीमेन होता है, जो उस पैसेज को न्यूट्रलाइज कर देता है और इजीली फिर ट्रांसफर होते हैं कौन, एज अ पेनिस। ठीक, पेनिस के थ्रू एज अ स्पर्म। क्लियर?
नेक्स्ट आता है अब कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन देख लेते हैं। कैपेसिटेशन देखने से पहले अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें पता है जो फीमेल होता है, फीमेल में हमारी क्या होती है, एग होता है, और एग कैसा होता है बेटा, नॉन मोटाइल इन नेचर का। कैसा होगा, नॉन मोटाइल इन नेचर, ठीक है। और मेल में एज अ स्पर्म होता है, जो कि कैसा होता है, मोटाइल इन नेचर, जो मूव कर जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, अब इसमें आप एक स्ट्रक्चर देखिए, आप ये वाला स्ट्रक्चर आपको देख के याद आ गया होगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का, ठीक है। ये जो मैं बना रही हूँ आपको ये वाले पॉइंट भी याद आ गए होंगे, इनकी लेबलिंग भी आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ हम यहाँ पे किसको अब लेबल करने वाले हैं। यहाँ ये तो ओवरी हो गया, ठीक है, विच इज़ अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस अ गैमेट्स, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, क्लियर है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। ये जो स्वेलो वाला रीजन हो गया बेटा, ये हो गया एम्पुला। मैंने यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बताया था जो कई बार पुटअप होता है, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला था कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब कौन से प्लेस पे फर्टिलाइजेशन टेक पार्ट होता है या टेक प्लेस होता है, तो आपको बताना है एम्पुलरी रीजन पे। और अगर एम्पुलरी रीजन ऑप्शन नहीं है तो आपको उसका आंसर देना है एट द जंक्शंस बिटवीन एम्पुलरी एंड इस्थमस, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये जो स्वेलो वाला रीजन था, ये आगे जो नैरो वाला रीजन था, स्वेलो वाले रीजन के बाद वो हमारा कौन सा था, इस्थमस, ठीक है। ये वाला हमारा सारा, ये वाला इन्फर्निबुलम हो जाएगा, ये वाला फिम्ब्रियाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन सब के फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है यहाँ से ये सर्विक्स था एंड देन सर्विकल कैनाल थी, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या था, वेजाइना। तो वेजाइना के थ्रू एंट्री होती है ऑफ द मेल गैमेट की। क्यों एंट्री होगी, क्योंकि ड्यूरिंग द कॉपुलेशंस के टाइम, और पता है जो स्पर्म हैव टू कैपेबल टू मूव, है ना, वेयर एज एग जो है वो नॉन मूवेबल होती है, वो मूव नहीं कर पाती, तो इसीलिए वहाँ से एज अ एंट्री हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटेशन में देखो, अगर आपको इस पता है लास्ट टाइम पे हमने ये भी डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म का इस तरीके से किया था, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट इज ये हेड वाला रीजन हो गया, दिस वन इज कॉल्ड मिडिल पीस, यहाँ पे बीच में सेंटर में से यहाँ पे इसकी क्या थी, नेक भी थी, ठीक है। और दिस वन इज कॉल्ड टेल, जिसके थ्रू ये मूव कर पा रहा था। अच्छा, हेड में मैंने आपको बताया था, इसमें हेड वाले रीजन में क्या होता है, एक्रोजोम होता है। क्या होता है, एक्रोजोम। एक्रोजोम प्रेजेंस होने की वजह से ही ये पेनिट्रेट कर पाता है इनसाइड द जोना पैलुसिडा एज वेल एज इन अ कोरोना रेडिएटा, क्लियर। तो ये मैंने सिंपल सा अभी ऐसे इस तरीके से इसमें बना रही हूँ ये स्ट्रक्चर। सपोज ये जोना पैलुसिडा हो गई, ठीक है। जोना पैलुसिडा भी हमने पढ़ी, यहाँ पे सेल होती है, सेलुलर होती है ना, तो इस तरीके से ये हो गई, ठीक है। अब ये पॉइंटेड है, सपोज अगर इस तरीके से ये पॉइंट लाइक है, तो ये पॉइंट है, इसीलिए ये क्या कर पाएगा, पेनिट्रेट कर पाएगा। एंड आप यहाँ पे इसमें बोलोगे, ये हम सारा कैपेसिटेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अब इसमें जो स्पर्म हैड हैव अ पॉइंटेड इन शेप एंड कंटेन अ एक्रोजोमल, ये क्या करता है, एक्रोजोमल रखता है, एंड सम कंटेन अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो ये एक्रोजोम का जो हेड वाला पार्ट है, ये क्या कंटेन करके रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी होते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन। क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन, ठीक है। जब स्पर्म लाइसिन होता है, इसमें अब ये कैपेसिटेट करने लगता है, मतलब इसी एंजाइम के थ्रू इसमें अंदर पेनिट्रेट करने के लिए इसमें कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्लियर है। अब आता है एक एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन में आप क्या करोगे, इसमें आपको ये नोट करना है या फिर ये समझना है इसमें आपको कि एक्रोजोमल रिएक्शंस में एक्टिव हो जाता है द स्पर्म। क्या बोलोगे, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। इसमें आप लिख दो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम इन हेड ऑफ स्पर्म। हेड ऑफ स्पर्म में सम एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो कैपेबल होता है पेनिट्रेट करने के लिए इनसाइड द जोना पैलुसिडा, क्लियर। एक्रोजोमल रिएक्शन में आपको क्या बोलना है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे स्पर्म जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। वो कैसे एक्टिव हो जाता है, देखो इसके अंदर जो यहाँ पे एंजाइम होते हैं बेटा, एक तो मैंने आपको बताया हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक यहाँ पे क्या होता है, इस एक्रोजोम में एक्रोजोन होते हैं, एक्रोजोन एंजाइम, ठीक है।
एक यहाँ पे क्या होता है ज़ोनालाइसिन, ज़ोनालाइसिन, ये दो एंजाइम, एक्रोजोम तो एक्रोजोम वाले पार्ट में हो गए, और ज़ोनालाइसिन जो ये जो जोना है मतलब जोना पैलियोसिडा जो मेम्ब्रेन है एग की उसमें हो गए। क्लियर। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि और इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, एक होता है इसमें यहाँ पे हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है, ये हो गया। एक अदर इसमें एंजाइम होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, जिसके थ्रू ये इसमें मतलब एंट्री कर पाता है एज आ, इस तरीके से पेनिट्रेट कर पाता है, ठीक है। जब इस तरीके से पेनिट्रेट कर पाएगा यहाँ पे, ये ऐसे बहुत सारे आप जैसे आपको पता है यहाँ पे एक ही क्या होता है यहाँ पे ओवम या सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये तो ओवम की मेम्ब्रेन हो गई, ये जो अंदर है यहाँ पे एग है ना। उसके बाद यहाँ पे इसका कुछ न्यूक्लियस होगा और बाकी इसमें इस तरीके से इसका यहाँ पे क्या होगा साइटोप्लाज्म, अभी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इन एंजाइम कौन से हाइलुरोनिडेज एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम एंड एक्रोजोन एंड ज़ोनालाइसिन। सिर्फ आपको ध्यान रखना है एक्रोजोन जो होगा वो एक्रोजोम में प्रेजेंट होगा, हेड ऑफ स्पर्म में होगा। ज़ोनालाइसिन जो होगा वो ज़ोना पैलियोसिडा में होगा, और ये जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो होता है और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ये इसमें होता है स्पर्म के हेड में, और ये वाला हमारा होता है कोरोना रेडिएटा वाले में, ठीक है, जो उसको पेनिट्रेट करने का काम करती है, जिसके थ्रू वो स्पर्म को क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है, और एंट्री ऑफ द स्पर्म यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। अब कॉम्पिटिबल, मैंने आपको बताया इसमें हम कॉम्पिटिबल पढ़ेंगे। कॉम्पिटिबल का मीन्स ये होता है कि किस तरीके से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो होता है आपस में फ्यूज हो जाते हैं और कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिबल। अब इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ इसको, चलो एक सेकेंड रुको, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल यहाँ पे आपस में इनका क्या होने वाला होता है, एज अ फ्यूजन होने वाला होता है। क्या होता है, एज अ फ्यूजन। तो बेटा इसमें यहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐसे सीक्रेट होते हैं जिसके थ्रू ये रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये जो इसमें जो एंजाइम है या फिर ये जो मेल गैमेट है वो सेम उसी की स्पीशीज़ का है या किसी अदर स्पीशीज़ का है, ठीक है। देखो जैसे एग में जो होता है एज अ फर्टिलाइजिन होता है, फर्टिलाइजिन, एंड स्पर्म हैव एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे यहाँ से वेजाइना के थ्रू ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स के टाइम पे एंट्री ऑफ द स्पर्म होता है, तो यहाँ पे सपोज अगर एग है या फिर यहाँ पे है तो वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि वो कैसे उसमें जाए। तो उसमें फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू वो समझ जाता है कि ये सेम जो मतलब एक आइसोगैमेट टाइप्स मतलब सेम स्पीशीज़ का एज अ सेम टाइप में ही होते हैं, ठीक है। वैसे तो हम ये पढ़ते हैं कि इन ह्यूमन में हमारे हेट्रोगैमेट्स होते हैं जिसमें हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, लेकिन यहाँ पे मैंने जो भी आपको आइसोगैमेट बोला वो इस वे में बोला क्योंकि स्पीशीज़ कैसी है, एज अ मैमल की है, इन ह्यूमन बींग में तो सेम उसी टाइप के मतलब अपना जो जैसे हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पढ़ा था, अगर सेम स्पीशीज़ का होगा तो वो राइट टाइप होगा और वो आगे फर्टाइल करने के लिए उसको परमेबिलिटी दे देगा। बट इसमें भी सेम ऐसे होगा, अगर सेम स्पीशीज़ होगी तभी, क्योंकि आपको पता है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो सेम एज फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर एक केमिकल है, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे का अट्रैक्शन होता है तभी वो आगे फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो पाती है। क्लियर। ये सब यहाँ तक था हमारा एक्रोसोमल रिएक्शन और कॉम्पिटिबिलिटी। नेक्स्ट इसमें अब देखते हैं हम कॉर्टिसोल रिएक्शन। कॉर्टिसोल रिएक्शंस में क्या होता है, कॉर्टिसोल रिएक्शंस में हमारा, अब मैंने आपको बताया जैसे इस तरीके से ये था, एग की मेम्ब्रेन थी उसमें पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। इस तरीके से ये एग है, ये इसके यहाँ पे ये जोना पैलियोसिडा वगैरह हो गया, ठीक है, और अंदर वाली इसकी कोरोना रेडिएटा हो गई। तो बेटा कॉर्टिसोल जो रिएक्शन में हम पढ़ेंगे इसमें हम देखे थे यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म होती है, लेकिन जो कोरोना रेडिएटर जैसे सपोज यहाँ पे भी इस तरीके से बहुत सारे ऐसे जो स्पर्म होते हैं वो इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है।
ताकि वो इनसाइड एग वाले रीजन में पहुंच जाए। बट जो कॉर्टिसोल रिएक्शन होती है वो क्या करती है, इसमें जो इसकी मतलब जो इसमें आउटर सेल ऑफ जो इसके मास होते हैं उसमें कैपेबिलिटी होती है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि हेल्प करता है एज अ फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स में, बट ओनली इन अ वन स्पर्म। जैसे सपोज अगर कोई भी इजीली से उसमें कॉम्पिटेबल हो पाए, जो पहले हो पाएगा कॉम्पिटेबल उसी की एंट्री हो पाएगी किस वाले रीजन में, एज अ कॉर्टिसोल रिएक्शंस में। तो उसमें क्या होगा, वो माइक्रोवेलाई वाले रीजन में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, उसमें फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट हो गया तो अब हमें इसमें पता है कि क्या मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके सिंबल के थ्रू बना रही हूँ, दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस वन इज अ फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अब आपस में फ्यूज हो जाएंगे देन फॉर्म अ जाइगोट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये जाइगोट। और जो जाइगोट होता है वो कैसा है, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड वेयर एज डिप्लॉइड इज अ जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो हमारा कैसा होता है, डिप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, ये डिप्लॉयड हो गया, इसमें कॉर्टिसोल रिएक्शन हो गई। अब डिप्लॉयड होगा, अब हमारा जो थर्ड स्टेप आता है इट्स कॉल्ड क्लीवेज। अब हम उसमें क्लीवेज देखते हैं। अब क्लीवेज देखते हैं, क्लीवेज में हमारा क्या होता है कि अभी हमने देखा जाइगोट, तो जाइगोट के आगे जो सेल ऑफ डिवीजन होगी तो वो प्रोसेस बेटा हमारी क्या कहलाती है, क्लीवेज कहलाती है। ठीक है, तो इसमें जो इन ह्यूमन में की हम बात करते हैं तो जो क्लीवेज जो होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, होलोब्लास्टिक। ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। तो इसमें फर्स्ट क्लीवेज जो होता है, फर्स्ट क्लीवेज एंड सेकेंड क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज कैसा इसमें होगा, हमारा मेरिडोनियल टाइप का होगा। कैसा होगा, मेरिडोनियल। ठीक है, मेरिडोनियल मतलब विच इज इन इक्वल इन साइज। जो जब जैसे सपोज एक जैसे जाइगोट हो गया, अब जब एक ये जाइगोट ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा तो 2 सेल जो भी होगा ये इक्वल होंगी, दिस इज कॉल्ड द मेरिडोनियल। ठीक है, विच इज इन इक्वल साइज, इक्वल साइज। क्लियर। अब जो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो अकर्स होता है एट 15 आवर्स। जैसे जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो 15 आवर्स होते हैं तो उसमें फर्स्ट क्लीवेज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इट अकर्स एट 15 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद सेकंड क्लीवेज देखते हैं। सेकंड क्लीवेज क्या करता है, अभी फर्स्ट क्लीवेज में ये 2 सेल्स में डिवाइड होगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया, या अभी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये फर्टिलाइज्ड हो गया। इसकी जो हमारे यहाँ पे जो आउटर वाली जो मेम्ब्रेन हो गई जो सेल से बनी हुई है वो हमारा कोरोना रेडिएटा हो गई, और जो इनसाइड वाली है वो जोना पेल्सूडा। ठीक है, तो इसमें जब ये फर्टिलाइज्ड एग है, अब जब इसमें डिवीजन हो रहा है या इसमें क्लीवेज हो रहा है तो ये 2 सेल स्टेज हो गई, ये होलोब्लास्टिक वाली, होलोब्लास्टिक मैनर में सारा ही क्लीवेज होगा इन ह्यूमन बीइंग में, और जो फर्स्ट क्लीवेज होगा वो मेरिडोनियल होगा। ठीक है, अब जो सेकंड क्लीवेज आप देखोगे वो कैसा होगा, इक्वेटोरियल। इसमें आएगा सेकंड क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज इज अ इक्वेटोरियल टाइप। इक्वेटोरियल टाइप का मीन्स हो गया यहाँ पे बेटा अभी इक्वेटर पे अपना डिवीजन इनका होना स्टार्ट हो गया। जैसे अब यहाँ पे 2 से कितनी सेल बन गई, 4 सेल स्टेज बन गई। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेल बन गई बेटे। इक्वेटर पे अपने आप को डेवलप यानी डिविजन्स ऑफ सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको सेकंड बोलते हैं। ये जो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 1 to 2 डेज में होने लगता है। ठीक है, इट अकर्स एट 1 to 2 डेज, 1 to 2 डेज। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब जब 1 to 2 डेज के बाद कौन सा आएगा यहाँ पे 3 to 4 डेज। जब 3 to 4 डेज आएगा तो दीज 4 सेल्स आर कन्वर्ट इनटू अ 8 सेल। ये डायरेक्टली 4 सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इन 8 सेल में। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इसको ऐसे करो। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गई है, 8 सेल बन गई। तो ये हमारी कब होंगी, 3 to 4 डेज में होंगी। 8 सेल आर फॉर्म्ड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड मोरूला। इसको क्या कहते हैं बेटा, इस स्टेज को कहते हैं मोरूला। ठीक है,
इसको मोरूला कहते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू पे पुटअप होता है कि 8 सेल ऑफ स्टेज क्या होती है, इट्स कॉल्ड मोरूला और बेस्टुला, या फिर मोरूला बेस्टुला दोनों, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओगे जो 8 to 16 सेल भी आपको दे देगा, तो जहाँ से 8 सेल होंगी, 8 से आगे जो 16 बनेंगी या 16 के बाद आगे 32 बनेंगी, देन फिर 34 बनेंगी, जो मैं अभी आपको बता रही थी बेस्टुला एंड गेस्टुला वाली जो प्रोसेस आएगी, ठीक है, यह फिनोमिनॉन आएगा। तो अभी फिलहाल सिर्फ इतना देखो कि जो मोरूला होगी वो 8 सेल स्टेज होगी, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे एक पूरी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो एक ये जो मोरूला भी होती है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके बाद जो आगे ब्लेस्टुला होगी वो फुली बॉल लाइक होगी, ठीक है। तो ये जो सिमिलर होती है ये सिमिलर होगी एज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सिमिलर एज बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और जिस तरीके से मलबेरी की जो लीफ होती है उसकी तरह ये शो भी होती है, इस तरीके भी दिखती है, ठीक है, मलबेरी लीफ, क्लियर। अब ब्रेस्टुला हो गया, बेस्टुला में आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखिए, जब ये बॉल लाइक बना देगी तो इसमें यहाँ पे कुछ इसकी इनर सेल ऑफ मास होंगी और कुछ इसकी पेरिफेरल में कुछ सेल्स होंगी, तो वो अपना कैसे फंक्शंस करती हैं। जैसे सपोज अब यहाँ पे 8 से 16 सेल में आ गई, या 16 से आगे 32 और 64 आ गई, तो मैं आपको उन सेल की बात बता रही हूँ अब इस तरीके से कि जो इसकी आउटर वाले, ये हमारी सेल की स्टेजेस चल रही है, सेल का डिवीजन ही चल रहा है, ठीक है, सेल स्टेजेस, क्लीवेज। ये जो इसकी यहाँ पे पेरिफेरल वाले रीजन पर होंगी, पेरिफेरल रीजन्स जो होती है वो फॉर्म करती है एज अ ट्रोफोब्लास्ट को, वो क्या फॉर्म करती है एज अ ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो सेल मैंने बनाया है, दिस सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर, ये क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोमियर सेल होंगे। एंड यहाँ पे बीच में एक सेंटर में ब्लास्टोसील होता है, ब्लास्टोसील इज अ कैविटी, ठीक है, ब्लास्टोसील एक कैविटी हो गई, ब्लास्टोमियर इसके सेल हो गए, इसके ट्रोफोब्लास्ट क्या हो गया, आउटर मैम्ब्रेन इज अ पेरिफेरल जो मैम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें ट्रोफोब्लास्ट का भी फंक्शन पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो इसके इनर सेल ऑफ मास, अंदर की साइड यहाँ पे क्या है, इनर सेल ऑफ मास, जो इनर सेल ऑफ मास है, इट हैव टू अ स्टेम सेल, ये क्या करती है, स्टेम सेल कंटेन करके रखती है, स्टेम सेल होती है इसके पास, ठीक है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज अ टिश्यू और ऑर्गन, जिसमें पोटेंसी होती है या कैपेबिलिटी होती है कि प्रोड्यूस कर सके किसको, एज अ टिश्यू को। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अ ग्रुप ऑफ सेल मिलके बहुत सारे टिश्यूज बन जाते हैं, तो वो किस में कैपेबिलिटी है, वो इस इनर सेल ऑफ मास में है, जो स्टेम सेल अपने अंदर कंसिस्ट करके रखती है, उस स्टेम सेल में इतनी कैपेबिलिटी है वो आगे टिश्यू बना दे एंड देन ऑर्गन में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। अब इस ट्रोफोब्लास्ट को समझते हैं इस ब्लास्टुला के थ्रू। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे ये देख ही लिया, ये वाला स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर और ट्रोफोब्लास्ट वाला, ठीक है, और ये ब्लास्टोसील वाला भी अभी आपने देखा, इसमें इनर सेल ऑफ मास भी देखा, और सेम एज यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज इस तरीके से ये है, मैंने अभी आपको बताया ये ट्रोफोब्लास्ट वाला हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। और अभी हमने ये वाला भी स्ट्रक्चर पढ़ा था, अभी जो हमने देखा था वो 3 to 4 डेज तक देखा था, जब 3 to 4 डेज में हमारा मोरूला बन गया था, ठीक है। अब जब 6 to 8 डेज आएंगे, तब जब यहाँ पे फ्यूजन हो गया, एम्पुलरी रीजन में हमें पता है फ्यूजन हो जाता है, गैमेट्स का फर्टाइल हो जाता है, और यहाँ से इन सबकी वेजाइना के थ्रू इसमें एंट्री भी हो गई थी, ठीक है, ये सब हमने अभी देख लिया था। तो जब यहाँ पे फ्यूजन हो गया तो बेटा ये जो ब्लास्टुला हो गया ये मूव कर जाएगा, अकर्स एट द
यूट्रस। अब ये यूट्रस वाले रीजन में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एटा ये कब देखा जाता है, ये 6 to 8 डेज में, ये 6 to 8 डेज में देखा जाता है कि अब यहाँ से ये जो पूरा जो फर्टाइल हुआ है, क्या फर्टाइल हुआ है, जो जब इसमें जायगोट बन गया, जायगोट बनने के बाद जब 8 सेल स्टेज हो गई, मोरूला हो गया एंड ब्लेस्टुला। अब ब्लेस्टुला मूव कर जाएगा 6 to 8 डेज में इनसाइड ऑफ द यूट्रस। अब यहाँ पे जो इसकी जो यूट्रस वाली जो मेम्ब्रेन होगी, वो एम्ब्रियो जो होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा इनसाइड द यूट्राइन वॉल। आपको पता है यहाँ पे हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ा था तो हमने उसमें उसकी 3 मेम्ब्रेन पढ़ी थी। फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, सेकेंड वन इज मायोमेट्रियम एंड इनसाइड इज एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो जो अंदर वाली लेयर होती है इसकी एंडोमेट्रियम, इसमें मैंने आपको 2 फंक्शन बताए थे इसके। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब क्या कॉज होगा, अगर फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होता तो क्या होगा, ठीक है। तो जो इसका इनर जो आउटर वाला जो इसका रीजन था जो कि ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो यूट्राइन वॉल के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड फॉर्म कर लेगा एज अ अम्बिलिकल कोड, ठीक है। इस तरीके से क्या फॉर्म कर लेगा एज यहाँ पे अम्बिलिकल कोड। अगर इसको और अगर अभी आप डिफाइन करो, जैसे ट्रोफोब्लास्ट को अगर हम आगे और डिफ्रेंशिएट करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। डिफ्रेंशिएट इसको आगे करते हैं तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट होती है, ये एमनियन में। किस में, एमनियन, ठीक है। एमनियन क्या होता है, एमनियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है विच एक्ट एज ये एक्ट एज करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर की तरह। ये कोई भी जो शॉक एब्जॉर्बर होता है इनसाइड द, जैसे जो जब फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाता है, जब प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है, तो उस वुमेन में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, एज अ एमनियन, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करती है ये एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी में ये प्रोवाइड मतलब प्रिवेंशन देती है और उसके साथ साथ डिहाइड्रेशन में देती है, ठीक है। इसके बाद अगर और फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करें एमनियन को, तो उसके बाद और बहुत सारी क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएटेड मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो कि अदर जो लेयर होती है वो होती है हमारी कॉयरॉन, ठीक है। ये हो गई। ये भी आपकी क्या होती है, ये अब जाके ये जो यहाँ पे यूट्राइन वाला जो ये टिश्यू होता है या फिर वॉल ऑफ यूट्राइन होती है, ये आके क्या कर लेती है, ये प्लेजेंटा को फॉर्म कर लेती है, ठीक है। ये कनेक्ट हो जाती है यूट्राइन वॉल से एंड देन फॉर्म अ प्लेजेंटा। अब प्लेजेंटा जब बेटा फॉर्म होता है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं एज अ इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लेस्टुला वाले कंडीशन में इसमें आ जाएगा इम्प्लांटेशन। अभी मैंने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताया था हम यहाँ पे 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन जो था हमारा इस स्टेप में था जिसमें हमारी 4 से 5 रिएक्शंस ही स्टेप थे, वो हमने देखे। इम्प्लांटेशन को भी हमने देखा कि इम्प्लांटेशन कब हुआ, कि जो कॉयरॉन जो एमिनॉन जो होता है, एमिनॉन की जो अब उसको आगे जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, तो एक आती है इसमें कॉयरॉन, ठीक है, जो इसमें फिर आगे जाके ये प्लेजेंटा को भी फॉर्म करती है, जो एज अ न्यूट्रिशन की तरह एक पैसेज की तरह एक्ट करता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है कहाँ से, मदर टू फीटस में, ठीक है। साथ साथ जो भी उसमें ऑक्सीजन होता है वो भी फीटस को प्रोवाइड कराता है। अब जो फीटस का जो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रे आउट होता है वो रिलीज आउट कराता है इनसाइड द मदर बॉडी में, ठीक है, और मदर बॉडी से वो एक्सपेल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने सारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट का देखा, किस तरीके से एग था, एग में क्या क्या फीचर्स थे, कौन कौन सी मेम्ब्रेन थी जो परमेबिलिटी दे रही थी और किस एंजाइम की वजह से वो परमेबिलिटी शो कर रही थी। फर्टिलाइजेशन देखा, कब फर्टिलाइजेशन हुआ, कौन से एंजाइम से, कौन कौन सी प्रोसेस में, कौन कौन सी रिएक्शंस में टेक पार्ट हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लीवेज देखा, क्लीवेज के बाद हमने ब्लेस्टुला देखा एंड लास्ट वन इज हमने यहाँ पे इम्प्लांटेशन देखा, जो कि इम्प्लांट हो गया मदर से टू फीटस में, एक जुड़ गया एज अ प्लेजेंटा, ठीक है। अब आप इसको एक स्ट्रक्चर के थ्रू देख लो जिसमें आपको यहाँ पे एक प्लेजेंटा शो हो रहा है जो कि मदर टू फीटस से कनेक्ट है और एक अम्बिलिकल कोड भी है, ठीक है।
जिसमें अभी हमने देख लिया था यहाँ पे एमनियन था और एक कॉयरॉन जो ये था कॉयरोनियन था वो अटैच्ड हो रहा था और फॉर्मेशंस कर रहा था प्लेजेंटा का जिसके थ्रू सारा न्यूट्रिशंस एज अ फीटस को मिल रहा है, जिसके थ्रू ही वो अपने आप को ग्रो कर पा रहा है। क्लियर? अभी हमने अपना यहाँ पे देखा कि जो हमारा एमनियन था और कोरियन था वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो गया था और एक इम्प्लांटेशंस की प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था, जो कि हमारा किस में आता है, एक अर्ली डेवलपमेंट में। ठीक है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ लिया था, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड सेकेंड वन इज लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अर्ली में तो अभी हमने यहाँ पे एमनियन वाली कंडीशन देख ली थी एंड इसमें हमने यहाँ पे कोरियन वाली कंडीशन देख ली थी। ठीक है, तो अब एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि एमनियन जो होता है इसमें अगर और इसको कोरियन को आगे डिफ्रेंशिएटेड करें, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होती है तो उसमें एलेंटोसिस का फॉर्मेशन होता है। किसका? एलेंटोसिस। ठीक है, अब एलेंटोसिस आपस में जाके कोरियन के साथ कंबाइंड हो जाता है और क्या बना लेता है, एलेंटोकोरियन। एलेंटोकोरियन। ठीक है, ये फॉर्म कर लेता है। इसके बाद हम यहाँ पे लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखते हैं, जिसमें लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में किस तरीके से कौन से पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है इन फीटस में। तो बेटा लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये क्या होता है, पूरा मतलब एक फर्स्ट जैसे अगर हम देखें गेस्टेशन पीरियड, इसमें गेस्टेशन पीरियड आता है। गेस्टेशन पीरियड आपको पता है आफ्टर, जैसे ही मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन की बाद की जो कंडीशन होती है वहाँ से लेके और टिल डिलीवरी तक। ठीक है, जो पीरियड होता है इट्स कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो आप बोल सकते हो ड्यूरिंग द 9th मंथ, ड्यूरिंग 9th मंथ। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल डिलीवरी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस या ये इतना स्टाफ क्या कहलाता है, एज अ गेस्टेशन पीरियड कहलाता है ड्यूरिंग द 9th मंथ का। इसके बाद इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, 3 मैस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकेंड इज सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसमें ये ट्राइमेस्टर का मीन्स हो गया यहाँ पे जो 3 मंथ का गैप होता है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स डेवलप होते हैं तो उसको अभी हम देखते हैं। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 12 वीक का हो गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे फेरेंजियल आर्च, एंडोक्राइन ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड्स होती हैं और पैराथायराइड्स, थाइमस फॉर्म होता है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटल का फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, हार्ट ऑल्सो यहाँ पे डेवलप हो जाता है आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद, क्योंकि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो 1 मंथ में हार्ट यहाँ पे इसमें डेवलप हो जाएगा एज अ प्रेगनेंसी एज अ स्टार्ट बीटिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो बेटा वो 4, 5 एंड 6 मंथ इसमें आ गया, जो कि 24 वीक में आता है। तो इसमें यहाँ पे मूवमेंट ऑफ बेबी या मूवमेंट ऑफ फीटस, ठीक है, 5 मंथ में मूवमेंट करने लगता है एज अ फीटस, बिगिन ड्यूरिंग द 5 मंथ। उसके बाद हेड पे जो हेयर होते हैं ऑल्सो अपीयर, हेयर्स का अपीयरेशन स्टार्ट हो जाता है। आई लैशेज आ जाती हैं यहाँ पे एम्ब्रियो की, मतलब डेवलप हो जाती हैं। आईलिड्स ऑल्सो सेपरेट, यहाँ पे आईलिड्स भी क्या सी हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा 36 to 38 वीक तक होता है। स्टार्ट फर्स्ट ग्रोथ, यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से ये जो कौन से जो हमारे 3rd मंथ थे, मतलब जैसे फर्स्ट टू 3rd मंथ तक और सेकंड से 6 मंथ तक एंड 3rd to 9th मंथ तक, तो कौन से ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट हुआ, किस टाइम यहाँ पे मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो ये हम लेट एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट नोट हम पढ़ते हैं इसमें, जो कि आता है हमारा पार्चुरेशंस। पार्चुरेशंस क्या होता है यहाँ पे, इसमें मतलब रिलीजिंग ऑफ द फीटस
ड्यूरिंग आफ्टर द डिलीवरी, मतलब जब डिलीवरी कॉज हो जाती है तो उसके टाइम पे जो फीटस का इजेकुलेशंस होता है, इजेकुलेशंस ही बोल सकते हो आप या फिर रिलीज ही बोल सकते हो, ठीक है। इजेकुलेशंस ऑफ फीटस, इजेकुलेशंस ऑफ फीटस या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इट्स कॉल्ड पार्चुरेशंस। इसमें क्या होती है, कुछ हमारे अंदर मतलब जो इन वुमेन होती है जो एज अ प्रेगनेंसी इसको कॉज होती है, तो उसमें क्या होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन कुछ इसमें सिस्टम में होता है। क्या होता है देखो, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन आपने सिस्टम पढ़े होंगे जिसके अंदर मैकेनिज्म कॉज होती हैं, ठीक है, मैकेनिज्म। न्यूरो मतलब नर्व्स को कंट्रोल करती हैं। अभी मैंने आपको बताया पार्चुरेशंस मतलब रिलीज ऑफ या फिर एक्सपेल आउट ऑफ बेबी। तो जब बेबी एक्सपेल आउट होगा तो वो कब होगा, जब यूट्राइन वाले रीजन में वो अपने शेप को एनलार्ज कर लेगा। क्योंकि अभी फर्स्ट हमने देखा था जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो जैसे फर्स्ट मंथ से लेके या फर्स्ट डे से लेके अब वो 9th मंथ तक, तो जब 9th मंथ तक अपने साइज को भी इंक्रीज करेगा, साथ साथ ये जो यूट्रस वाला रीजन है ये भी एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलो हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा जब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वहाँ पे अब वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सपेल आउट करेगा। तो वो एक्सपेल आउट किसकी वजह से करता है, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है वो तो इम्बेडेड हो गई, किसके साथ, इम्प्लांटेशंस बना लिया उसने, ठीक है, बट जो अभी मायोमेट्रियम बची हुई है इन किसकी, ऑफ द यूट्रस की मिडिल लेयर है, तो इसमें हैदा क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर ऑर्गेन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उस स्टिमुली को रिसीव करते हैं और उसमें जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन में ये इट इज़ रिलीज बाय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर के जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ से रिलीज का होता है, जो इजीली इजैकुलेशंस में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे इजीली बेबी का एक्सपेल आउट हो जाता है। वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, पार्चुरेशंस। और वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो क्यों बोला मैंने, क्योंकि नर्व से रिलेटेड है, ऑक्सीटोसिन है, हार्मोन है, कहाँ पे जाएगा, नर्व्स के थ्रू, मतलब जो एफरेंट नर्व्स होती हैं, स्टिमुली आ रही है तो उस नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगी और ब्रेन उसे रिस्पॉन्स करेगा कि जो यहाँ की जो पोजीशंस है वो उसको और एक्सपेल आउट करे, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन, एक यहाँ पे एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो भी सीक्रेट आउट होता है उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये एंडोक्राइनिक मैकेनिज्म होती है जो इस पार्चुरेशंस में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस वाले लेक्चर में हमने अपना क्या पढ़ा, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा किस तरीके से जाइगोट से पूरा एक फीटस का डेवलपमेंट हुआ, लेट एम्ब्रियोनिक भी देखा और जो पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक था वो भी देखा। उसके बाद जो पूरा डिलीवरी थी ऑफ द बेबी की या फीटस की, वो उस टर्म को क्या कहते हैं वो भी हमने इस लेक्चर में आज सीखा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।